एक्सट्रीम ओनरशिप इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमें एक्सट्रीम ओनरशिप इस कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन मिलेगा और हमें कई सारे लीडरशिप प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज भी देखने को मिलेंगी। हर प्रिंसिपल का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हमें अगले आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा। इस बुक के ऑथर्स जोको विलिंक और लेव बैबिन दोनों भी फॉर्मर यूएस नेवी सील्स हैं, जिन्होंने सील लीडर्स को ट्रेन किया है और उन्होंने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान खुद की टीम्स भी लीड की हैं एज ऑफिसर्स। विलिंक एक लेफ्टिनेंट कमांडर थे और बैबिन उनके अंडर एज अ ग्राउंड फेस कमांडर थे रमादी इराक में, जो इराकी इंसर्जेंसी का एक डेडली और हॉस्टाइल सेंटर था। अपने मिलिट्री करियर्स के बाद उन्होंने अपने एचलॉन फ्रंट के कंसल्टिंग फर्म के जरिए बिजनेसेस को एडवाइस करना चालू कर दिया, वो भी एक वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज के बिजनेसेस को। विलिंक और बैबिन के नजरिए में कॉम्बैट रेगुलर लाइफ का ही एक ज्यादा इंटेंस और एम्पलीफाइड वर्जन है, और जो डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप के प्रिंसिपल्स उन्होंने कॉम्बैट में डेवलप किए थे वो अब भी बिजनेस और डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल हैं, चाहे बैटलफील्ड पर हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो। विलिंक और बैबिन ने सारे सक्सेसफुल लीडर्स में एक प्राइमरी ट्रेट पाया, एक्सट्रीम ओनरशिप। लीडर्स अपने टीम्स की सक्सेस और डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक्सट्रीम ओनरशिप को प्रैक्टिस करने में टीम के हर एस्पेक्ट और टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडेड होती है। अब इसकी वजह से ब्लेम्स और एक्सक्यूजेस के लिए कोई जगह नहीं बचती, और इससे सिर्फ एक ऑनेस्ट असेसमेंट होता है इस बारे में कि क्या वर्क करता है और क्या नहीं, अगर हमें कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना है। जब एक लीडर एक्सट्रीम ओनरशिप एक्सरसाइज करता है तब अपने ही ग्रुप के अच्छे के लिए वो अपने ईगो को बाजू में रख रहा है। ये एक एग्जाम्पल सेट करता है और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां टीम का हर मेंबर भी इंडिविजुअली ईगो को बाजू में रख सकता है। अगेन, ये करना लोगों को अपनी उस एनर्जी स्पेंड करने से डिस्करेज करता है जो वो एक्सक्यूजेस बनाने में या फिर दूसरे लोगों या सर्कमस्टांसेस पर ब्लेम डालने में लगा देते हैं, और इसके बजाय ये कॉन्सेप्ट सारे लोगों का फोकस एक साथ काम करने में और अपने टास्क को अचीव करने में लगा देता है। विलिंक और बैबिन हमें काफी दफा यह भी वार्निंग देते हैं कि ये जो एक्सट्रीम ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो भले ही सिंपल है पर इजी नहीं है। फिर भी जब भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा तब ये लीडर्स को ज्यादा इफेक्टिव बनाने में, एम्प्लॉयज को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने में, स्पाउसेस को ज्यादा सपोर्टिव बनाने में और इंडिविजुअल्स को ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगा। नो आई। जबकि कई सारे बुक्स और ट्रेनिंग कोर्सेज एक इंडिविजुअल के हैबिट और क्वालिटीज पर फोकस करते हैं, पर फिर भी लीडरशिप एक स्ट्रॉन्ग वे में टीम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। लीडर सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। और अगर एक लीडर की इफेक्टिवनेस मेजर करनी है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, यह देखो कि उसकी टीम सक्सेस पाती है या फेल हो जाती है। चेन ऑफ कमांड के टॉप पे होने के नाते आखिर में सारी चीजें आप पर ही आती हैं। आपको डिसीजंस क्विकली और डेफिनेटिवली लेने चाहिए और उनके रिजल्ट्स भी एक्सेप्ट करने चाहिए, चाहे फिर वो अच्छे हों या बुरे हों। इसके साथ साथ आपको अपने मिशन या प्लान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, और आपको जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आप या आपकी टीम उस मिशन को अचीव करने के लिए क्यों वर्क कर रही है। जब एक लीडर ऐसा कॉन्फिडेंस और रिलायबिलिटी दिखाता है तो उसकी टीम भी काफी कॉन्फिडेंट फील करेगी और अपने प्लान को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकेगी, वो भी पूरी कन्विक्शन के साथ। अगर टीम में कोई आपके प्लान के पर्पस द वाई को अंडरस्टैंड या अग्री नहीं करता तो एक लीडर को उस पर्सन को वाई अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। हम इस आइडिया को चैप्टर 3 में एक्सप्लोर करेंगे। आखिर में एक लीडर को कभी ना कभी फेलियर को फेस करना ही होगा। एक लीडर इस फेलियर को कैसे रिस्पॉन्ड करता है यह हमें दिखाएगा कि वो लीडर अपने टीम की अल्टीमेट सक्सेस के लिए कितने अच्छे से अडेप्ट, इंप्रूव और आगे बढ़ सकता है। अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना एक्सट्रीम ओनरशिप का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है,
और इसमें लीडर के पास इतनी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने मिस्टेक्स को एडमिट और एड्रेस करे, जिससे वो अगली बार के लिए एक बेटर स्ट्रैटेजी बना सके। ये सेम प्रिंसिपल्स हर लेवल के लीडर्स के लिए एप्लीकेबल हैं, सीनियर ऑफिसर्स से लेके जूनियर ऑफिसर्स तक, और सी स्वीट एग्जीक्यूटिव्स, सीईओ, सीएफओ वगैरह वगैरह से लेके मिडिल मैनेजर्स तक। हर लीडर के पास अपनी एक टीम होती है, डायरेक्ट और सुपरवाइज करने के लिए, और टॉप लीडर्स तब तक सक्सीड नहीं कर सकते जब तक लोअर लेवल लीडर्स सक्सीड ना करें। इसी तरह लीडर्स को अपने सारे टीम मेंबर्स का इनपुट सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे इनकरेज भी करना चाहिए, चाहे वो कितने लोअर लेवल पर से हो। टीम के हर मेंबर के पास एक डिफरेंट रोल और इनसाइट होता है, और इन सब की जरूरत हमें पड़ती है अपने टीम के गोल्स को कलेक्टिवली अचीव करने के लिए। सील्स बैटल स्टोरी। सील्स एक नाइट टाइम मिशन के लिए रमादी के पास एक छोटे विलेज में आ चुकी है, क्योंकि उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि इसी विलेज में एक टेररिस्ट लीडर है और पॉसिबली उसके साथ उसके फाइटर का आर्मर्ड ग्रुप है। 3 महीनों से इस टेररिस्ट को कैप्चर करने की कोशिश चालू थी, जो इराक के अलकायदा का लीडर है, और सील्स इस रात बहुत डिटर्मिन्ड थे उसे ढूंढ के मारने के लिए, ताकि वो इसके बाद यूएस पे, उनके फ्रेंडली फोर्सेस पे या इनोसेंट सिविलियंस पर और अटैक्स प्लान ना कर सके। जैसे ही ट्रूप्स अपने टारगेट वाले हाउस में घुसती है, एक सील का आदमी स्क्वाटर को स्पॉट करता है, मतलब एक आदमी जो टारगेटेड बिल्डिंग में से एस्केप कर रहा है। सील का वो आदमी और बैबिन, जो इस ऑपरेशन के ग्राउंड फोर्स कमांडर और लीडर हैं, दोनों मिलकर उस अनआइडेंटिफाइड आदमी को चेस करते हैं, और अभी तक ये नहीं मालूम कि वो अनआइडेंटिफाइड आदमी खुद टेररिस्ट लीडर है या उसके पास लीडर की इंफॉर्मेशन है। इस पर्सन को बैबिन और सील का आदमी कॉर्नर के अराउंड चेस करते हैं और फाइनली उसे पकड़ लेते हैं, पर बैबिन को अब रियलाइज होता है कि उसे पकड़ते पकड़ते अब वो लोग अपने टीम से सेपरेट हो चुके हैं और अनसेफ बिल्डिंग से सराउंड हो चुके हैं। ऊपर से सील्स की बाकी की टीम को भी नहीं मालूम कि ये लोग कहां हैं, और इतना सब होते हुए और एक बुरी चीज होती है। कुछ आदमियों का ग्रुप अब बैबिन के पास धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है, और उनके हाथों में AK-47s और बाकी हेवी वेपन्स हैं। बैबिन के माइंड में अब 4 टास्क चल रहे हैं, जिनके लिए इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। उस पकड़े हुए अनआइडेंटिफाइड आदमी को सर्च करो और देखो कि क्या उसके पास कोई वेपन्स या सुसाइड बेल्ट है क्या। अप्रोच करने वाले उस एनिमी ग्रुप से एस्केप करो। अपने बाकी ट्रूप्स के साथ लिंक बैक करो जो मिशन पर हैं। ऑपरेशन में खुद के लीडर का रोल रिज्यूम करो और इंश्योर करो कि मिशन सक्सेसफुल हो। बैबिन को इस समय अपने बॉस लेफ्टिनेंट कमांडर विलिंग के वर्ड्स याद आते हैं, रिलैक्स, लुक अराउंड, मेक अ कॉल। और फिर गैबिन लॉज ऑफ कॉम्बैट के एक लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट। बैबिन की पहली प्रायोरिटी है कि वो एनिमी फाइटर्स के ग्रुप को हैंडल करे। अगर वो इस चीज को पहले एड्रेस नहीं करेंगे तो शायद वो मर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये एनिमीज बाकी के नियर बाय सील फोर्सेस पे भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए बैबिन इस एनिमी ग्रुप पर शूट करना चालू कर देते हैं, और फिर उनमें से कुछ लोग मरते हैं और कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं और बाकी सब बिखर जाते हैं। बैबिन की सेकंड प्रायोरिटी है कि वो खुद को और उनके साथ वाले सील के आदमी को बाकी फोर्स के साथ फिर से मिला दे, क्योंकि चांसेस हैं कि जो एनिमीज भाग गए थे वो रीग्रुप होके और ज्यादा लोगों के साथ आ जाएं। अपनी टीम तक वापस आ जाने के लिए बैबिन और उनका पार्टनर और एक लॉ ऑफ कॉम्बैट को इंप्लीमेंट करते हैं, कवर एंड मूव। चाहे ऑन या ऑफ बैटलफील्ड हो, यह स्ट्रैटेजी पूरी तरह टीम वर्क पर डिपेंड करती है। बैबिन अपने सील पार्टनर को कवर देते हैं जब वो आगे बढ़ रहा हो, और फिर वो सील पार्टनर बैबिन को कवर देता है जब बैबिन आगे बढ़ रहे हों। इस मेथड का इस्तेमाल करके वो लोग आखिर में अपने टीम के साथ जुड़ जाते हैं, और उनके साथ वो कैप्चर्ड आदमी भी है। बैबिन की थर्ड प्रायोरिटी है कि वो उस कैप्चर्ड आदमी को एक्सप्लोजिव्स के लिए चेक करे। अब जो बैबिन और उनके टीममेट बाकी के फोर्स के साथ आ चुके हैं,
वो उस कैप्चर्ड प्रिजनर को सील के उस टीम के हवाले कर सकते हैं जो प्रिजनर्स के साथ डील करती है। बैबिन की फाइनल प्रायोरिटी है कि वो मिशन पे अपने लीडर के रोल को रिज्यूम करे। वो अब अपना अटेंशन सेफली अपने ऑपरेशन पर लगा सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने 3 ज्यादा प्रेशर वाले और डरावने मैटर्स को एड्रेस कर दिया है। स्ट्रेटेजिकली प्रायोरिटाइजिंग करके बैबिन ने सब कुछ ज्यादा एफिशिएंटली अचीव कर लिया है, क्योंकि अब जो उन्होंने प्रिजनर को अपने टीममेट्स के पास दे दिया है, तो उनका टाइम और ट्रबल बच गया है, जो उन्हें होता अगर वो उस कैप्चर्ड प्रिजनर को खुद चेक करते तो। और अब उन्होंने इस टास्क को एक्सपर्ट्स के हाथों में दे दिया है। यह मिशन इंटायरली सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि सील्स आखिर में उस टेररिस्ट लीडर को ढूंढ या कैप्चर नहीं कर पाती, पर फिर भी उनका प्रेजेंस अब एनिमीज को पता चल गया है, और शायद यह प्रेजेंस टेम्परेरीली टेररिस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि अब उन्हें नई छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी और तब तक वो अटैक्स अरेंज करने के लिए टाइम नहीं दे सकते। जैसे वो अपने हर मिशन के बाद करते हैं, वैसे ही बैबिन इस बात का एनालिसिस करते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम क्या बेटर कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें समझ आ जाता है कि अगली बार से वो और उनकी टीम मैप को ज्यादा केयरफुली स्टडी कर सकते हैं, ताकि वो मिशन की एरिया के साथ फेमिलियर हो सकें। इस केस में ऐसा करना बैबिन को हेल्प कर सकता था खुद की पोजीशन की जानकारी रखने में, जब वो उस आदमी को चेस कर रहे थे और चेस करते करते मेन मिशन एरिया के बाहर पहुंच गए, वो भी बिना किसी मैप के। फ्यूचर में बैबिन क्लियरर गाइडलाइंस भी डेवलप कर सकते हैं, ये डिटरमिन करने के लिए कि अपनी टीम को अलर्ट किए बिना कितने दूर तक किसी को जाना चाहिए स्क्वाटर्स को चेस करने के लिए। बैबिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडरशिप प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं खुद को और अपनी टीम को सेफली बाहर निकालने के लिए। पहले तो वो प्रायोरिटाइज और एग्जीक्यूट लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, यह डिटरमिन करने के लिए कि किस ऑर्डर में उन्हें अपने सामने होने वाले प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहिए, जब सब कुछ अर्जेंट है और हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। सेकंड, बैबिन डिसाइसिवली एक्ट करते हैं। वो क्विकली प्रायोरिटाइज करते हैं और अपने फेलो सील को हर स्टेप के थ्रू लीड करते हैं, वो भी बिना खुद को सेकंड गेस किए या बिना कॉन्फिडेंस लूज किए। थर्ड, बैबिन के पास वो ह्यूमिलिटी और ओपन माइंडेडनेस है जिसकी जरूरत अपने ऑपरेशन के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को रिव्यू करने में और फ्यूचर में इंप्रूव करने में लगती है। बैबिन के लिए अपने ऑपरेशंस विक्टोरियस तो थे, पर उन्होंने इनसे 2 टेकअवेज गुड एंड बैड लिए हैं। ऑथर्स ने रियलाइज किया है कि बैटलफील्ड पे लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और किसी भी टीम की सक्सेस के पीछे का सिंगल ग्रेटेस्ट फैक्टर है। और लीडर का मतलब सिर्फ टॉप पे होने वाला सीनियर कमांडर नहीं है, बल्कि टीम के हर लेवल के क्रूशियल लीडर्स। इवन सील के हर जूनियर टीम लीडर ने स्टेप अप किया और चार्ज अपने हाथ में लिया और लीड किया। इन सब ने ऑथर्स के टीम की सक्सेस में इंटेग्रल रोल प्ले किया था। ऑथर्स खुद को फॉर्चुनेट मानते हैं कि उन्हें सील्स टीम को लीड करने का मौका मिला, जिन्होंने एक डिफिकल्ट फाइट में विक्ट्री पाई। द बुक स्ट्रक्चर। एक्सट्रीम ओनरशिप। ये बुक 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पार्ट 1 चैप्टर्स 1 to 4 में उस फाउंडेशन और माइंडसेट का डिस्कशन है जिसकी जरूरत एक लीडर को सक्सीड करने के लिए है, जबकि लीडरशिप टीम पर ही बेस्ड है। फिर भी एक लीडर ही है जो टीम के कल्चर का टोन सेट करता है। चेंज टॉप पे होने वाले पर्सन से चालू होता है और एक लीडर अपनी टीम से उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो वो खुद नहीं कर सकता। पार्ट 2 चैप्टर्स 5 to 8 में हम उन 4 रूल्स के बारे में बताते हैं जो लीडर्स को इंप्लीमेंट करने चाहिए, जिससे उनकी टीम को हेल्प मिलेगी ज्यादा एफिशिएंटली काम करने में और गोल्स अचीव करने में। 1 कवर एंड मूव, 2 सिंपल, 3 प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट, 4 डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। पार्ट 3 चैप्टर्स 9 to 12 ये बताते हैं कि लीडर्स कैसे सक्सेसफुली डिफिकल्ट सिचुएशंस को डायरेक्ट कर सकते हैं जो उनके रोल के साथ आते ही हैं। लीडर्स को एक केयरफुल बैलेंस रखना चाहिए जिससे वो इफेक्टिवली वो प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज यूज कर सकें जो पहले डिस्कस किए गए हैं। हर एक चैप्टर एक्सट्रीम ओनरशिप के डिफरेंट एस्पेक्ट पर फोकस करता है
और उस प्रिंसिपल को 3 पार्ट्स में समझाता है। प्रिंसिपल या स्ट्रैटेजी का एक्सप्लेनेशन, एक वॉर टाइम स्टोरी जो एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताएगी जब वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट प्रूव हुआ था। ऑथर्स के कॉर्पोरेट कंसल्टिंग एक्सपीरियंस से एक एनेक्डोट जब वही सेम रूल एक बिजनेस सेटिंग में अप्लाई किया गया था। ऑथर्स ये क्लैरिफाई करते हैं कि इराक की स्टोरीज डालने का मतलब हिस्टोरिक रेफरेंस देने का नहीं था और कुछ डिटेल्स को चेंज या ओमिट किया गया है क्योंकि वो नेसेसरी था। एडिशनली कुछ बिजनेस स्टोरीज को मॉडिफाई किया गया है या वो मल्टीपल सिमिलर सिचुएशंस का मिक्सचर है।